राजस्थान है वीरा रोमान, शौर्य और संस्कृति री है शान। रेतरा टीला ऊँटरी सवारी, रेतरा टीला ऊँटरी सवारी, महला री है आ धरती प्यारी प्यारी। महल हवेला करती बाता, महल हवेलियाँ करती बाता, इतिहास का करती गुणगान। महाराणा प्रताप पद्मावती की है आ जन्म भूमि, आओ नी पधारो म्हारे देश, ओ नारो है म्हारे प्यारे राजस्थान रो। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। मैं आपरे सागे अलकेश और म्हारे सागे है मैं राकेश शर्मा। नमस्कार अलकेश, अब प्रोग्राम की आप शुरुआत तो कर दिया, लेकिन आप ना दर्शक भाई बहनों ने यह भी बताओ जरूरी है कि आज का कार्यक्रम में काई विशेष है, काई पे बात करवा रहा हूँ। बिल्कुल, आज आप अपने दर्शकों ने बतावा हाँ कि भाई आज रे प्रोग्राम में आप चर्चा कराला कि डाटा जो है वो कितो आवश्यक है। आप जीवन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कितो ज़्यादा आवश्यक है, इसके प्रति जागरूकता होनी कितनी आवश्यक है। आपनो जो भी डाटा है वो सरकार कन की तरीका हूँ सुरक्षित रेवे है और की तरीका हूँ आप समय समय पर आपने डाटा ने कहीं देख सका हाँ और देख सका हाँ तो की तरीका हूँ देख सका। इसके साथ ही मैं आपने दर्शकों ने एक और बात आज बताबू चाहूँ कि भाई 14 जून रक्तदान दिवस भी है। रक्त की एक बूंद कोई को भी जीवन बचा सके है। रक्तदान करनो कितनो ज़्यादा आवश्यक है, ये बारे में आज आप चर्चा कराला। तो सबू पहले आप आपने मेहमानों तो आपने दर्शकों ने मिलाओ। बिल्कुल, मेहमानों से मैं मिलवा दिया, पर बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज को कि आप सांख्यिकी डिपार्टमेंट से जाना कि कई तरीके से वो काम करवो करे। और साथ ही विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून ने मनाया जावा है लोगों ने जागरूक करवा के लिए कि भाई रक्तदान को काई महत्व है, काई तरीके से थे कोई की जान बचावा में सहायक हो सको। और ई के लिए कहबो करा भी आपा कि रक्तदान महादान। तो बस अपना जो मेहमान है आज का स्टूडियो में पधारे हैं, वासु आपको तारुफ करा दिया। और सबसे पहले श्री विनेश सिंघवी साहब, आप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही आपने साथ पधारे हैं श्री दिनेश कुमार वर्मा, आप सम्मानित रक्तदाता, और आज आपसे बात कराला रक्तदाता दिवस के बारे में, जानाला क्यों ये जरूरी है। लेकिन सबसे पहला सवाल सिंघवी साहब आपसे डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आपने दर्शक भाई बहनों ने बताओ कि ये डिपार्टमेंट सांख्यिकी विभाग कई तरीके से काम करबो करे। नमस्कार। जो सांख्यिकी विभाग है अंडी स्थापना 1956 में राजस्थान में की दी थी। और जो आम आदमी रा जो बेसिक डेटा वे जन्म लेने मृत्यु तक और कौन कई काम करे है, किस तरह अर्थव्यवस्था चाले है, आणि तेरा जतरा भी डेटा है, चाहे परिवार रा डेटा वे, चाहे उद्योग रा डेटा वे, चाहे कृषि रा डेटा वे, कतरो उत्पादन वेरियो है, कई वेरियो है, सब ये सांख्यिकी विभाग इकट्ठा करे। और इकट्ठा करने उन्हें अणी तरह तैयार करे कि वनो विश्लेषण करने सरकार जो नीतियाँ बनावे या सरकार जो निर्णय ले आम आदमी वास्ते, सरकार रे तरफों राजस्थान रे विकास रे वास्ते, वो वणी तरह ले कि वणी डेटा रे आधार पे कई निर्णय ले सका और कसो निर्णय सटीक वेगा और कणियों राजस्थान ने और राजस्थान की जनता ने फायदा होगा। जी, अब जो आपना दर्शक भाई बहन सुन रहा है, देख रहा है आपने प्रोग्राम बे, आपकी बोली से या तो समझ गया कि भाई ते मेवाड़ क्षेत्र का हो, तो आपका थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बताओ। कड़े का रहबाड़ा कहीं प्रोग्रेस कराया लाइफ में कहीं? मैं उदयपुर रो रहने वाला हूँ और सारी मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो उदयपुर में ही हुई है। मतलब बचपन से लेके पूरी नौकरी प्राप्त करने तक और विश्वविद्यालय की पढ़ाई तक, और नौकरी भी पहला 15-16 साल नौकरी उदयपुर में ही हुई है मेरी। और उसके बाद मैं यहाँ जयपुर पदस्थापित हुआ हूँ। 15 साल तक लगभग सचिवालय में आयोजना विभाग में रहा हूँ और वर्तमान में लगभग 1 वर्ष से अधिक अवधि से मैं निदेशक आर्थिक सांख्यिकी विभाग योजना भवन में काम कर रहा हूँ। जी, तो उदयपुर को माहौल क्या कहीं शुरुआती दौर और जिया माने पतो लाग्यो कि आप एनसीसी के साथ भी जुड़े रहा, थोड़ा सा एक्टिंग को भी था शौक रियो। तो उदयपुर में जो स्कूल शिक्षा है वो जो कॉलोनी के आसपास प्राइवेट स्कूल होते थे उसमें उससे किए। उसके बाद की जो शिक्षा है वो राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय जो राजकीय विद्यालय था उसमें पढ़ाई की है। उसके बाद विश्वविद्यालय का विज्ञान महाविद्यालय है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, वहाँ से मैंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स
और MSc स्टैटिस्टिक की पढ़ाई पूरी की है 92-93 में। उसके बाद परीक्षा देके राजस्थान लोक सेवा की परीक्षा देके यहाँ चयन हो गया है। स्कूल से लेके कॉलेज तक की पढ़ाई तक, कुछ बीच का जो 9वीं 10वीं से 11वीं तक का, उसके बीच में जो ये स्टेज प्रोग्राम और ये नहीं किए हैं। बाकी प्राथमिक विद्यालय से लेके 8वीं तक के साल के जो वार्षिक फंक्शन या जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होते थे उसमें नाटक में भाग लेना और माइम में या वन एक्ट प्ले में भाग लेना, इस तरह की गतिविधियों में हम शामिल रहे हैं, चाहे स्कूल की तरफ से हो चाहे किसी प्राइवेट संस्था की तरफ से हो। उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव होते हैं उसमें, और जो जयपुर विश्वविद्यालय या राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालय कराते हैं उसमें भाग लिया है। एनसीसी में मैं नेवल विंग में था और सी सर्टिफिकेट लिया है, और जो 26 जनवरी पे जो दिल्ली में परेड होती है, जो कैंप लगता है, उसमें भी मैंने राजस्थान को प्रतिनिधित्व किया है। और विशेष रूप से खेलों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर किया है, और जो विश्वविद्यालय के जो इंटर महाविद्यालय विभिन्न टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया है। विश्वविद्यालय छात्र संघ का भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, स्टूडेंट वेलफेयर सेक्रेटरी रहा हूँ। ये पर नौकरी के आने के बाद सारी जो कार्रवाई है इन सारी चीज़ों को लगभग छूट गई है और सिर्फ नौकरी पे ध्यान रहा है। नहीं, बिल्कुल ध्यान भी, और यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो मैं समझ सका कि ई के अलावा बाद में समय बचे को न मिले को न। हाँ, ये मान लेते हैं आपके समय मिलता नहीं है, पर जो राजकीय कार्य होता है उसको भी, उसमें भी समय देना पड़ता है। और फिर दूसरी पारिवारिक जिम्मेदारी भी नौकरी के बाद दूसरी आ जाती है, तो वो थोड़ा समय शायद सब लोगों के साथ ही ऐसा होता है। कुछ लोग जो विशेष रूप से टैलेंटेड होते हैं वो दोनों समय निकाल सकते हैं। राकेश, एक सागे ही आपना जो दिनेश कुमार जी है बहु बातचीत करा, क्योंकि आपा के रक्तदान महादान है और ये काम में बहुत सारो कार्य करो है। तो सबू पहले मैं आप वो जानबो चाहूँ कि आप प्रेरणा आपने खटाऊ मिली कि आपने इस तरीका रक्तदान करना है, लोगों ने प्रेरित करना है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, मैं टोडा भीम ज़िला करौली से रहने वाला हूँ। जब जयपुर पढ़ने आया, 17-18 साल की उम्र थी, तो एक सोशल मीडिया के पोस्ट देखी थी। एक भाई का मैसेज था कि मेरी बहन को रक्त की ज़रूरत है। तो मैंने पोस्ट पे कमेंट किया कि मैं रक्तदान कर दूंगा। फिर मैं सुबह SMS हॉस्पिटल में आया, मैंने डोनेशन दिया। उसके बाद 2-3 दिन बाद उस भाई का मैसेज आया, वो अपने दौसा से हैं, कि मेरी बहन बच गई जी। उसके बाद एक मतलब बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच मिली, एक ललक लगी, और यार दोस्त साथियों को बताया। धीरे धीरे हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और आज 7-8 साल में 140 बार रक्तदान हो गया। उसमें ब्लड, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ग्रेनुलोसाइट, कोविड प्लाज्मा सब शामिल है। दिनेश जी, मैं एक और चीज़ आपको जानबो चाहूँ कि जी आप इतनी बार रक्तदान करवायो है, करो है, तो आप हर परिवार को मिला है, और हर परिवार को अगर मिला है तो काई अनुभव रही काई आप बाऊ की तरीका हूँ भावुक रूप में जुड़ेला रहा। इमें तो पहले एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि 18 साल में कतरी बार थे रक्तदान कर दिया, और एक साथ साथ यह भी बता जी कतरा कंपोनेंट्स होबो करा है रक्तदान का। मैं अब तक इससे 2017 से अब तक 2025 तक 140 बार रक्तदान कर दिया। उसके अंदर जैसे 5 बार होल ब्लड, 129-30 बार प्लेटलेट्स जो SDP बोलते हैं हम लोग, उसके 3 बार ग्रेनुलोसाइट जो WBC होती है, जो BMT के काम में आती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, 4 बार कोविड प्लाज्मा। जो होल ब्लड होता है, जो हम डोनेशन देते हैं, जैसे हम किसी रक्तदान शिविर में या हम स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं ब्लड बैंक में जाकर, तो जो होल ब्लड होता है उस 45 से 55 kg का वजन जो डोनर होता है उसकी सब जांचें फिट होती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और रक्तदान करते हैं उसको 350 ml रक्तदान लेते हैं। यदि जिसका वजन 55 kg से अबाव है, 60, 65, 80, 70 है, तो उसका हम लोग 450 ml ब्लड लेते हैं। उसके ब्लड लेने के बाद हम उसका कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे एक तो उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो एक तो होता है उसमें ब्लड हो जाता है, एक उसके अंदर प्लाज्मा जो FAB होती है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एक होती है RDP प्लेटलेट्स जो होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स होती है, और एक होती है अपन जो लाइव सीधा जो किसी मरीज को प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है वो SDP होती है। उसमें मरीज का और डोनर का सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, और उसकी जो क्राइटेरिया 60 kg से ऊपर कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो,
किसी भी तरह की डोनर को। उसके बाद हम मशीन जो एफरेसिस प्रोसेस बोलते हैं, तो हम वो मशीन से सीधा प्लेटलेट्स निकालते हैं, ब्लड वापस बॉडी में रिटर्न चले जाता है। जी विनेश जी, आपको भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँ कि जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण जो है वो कितना आवश्यक है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो करवाना? देखिए, जन्म का जो प्रमाण पत्र है वो किसी भी व्यक्ति का जन्म लेने के बाद पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और उसको से स्थित होता है कि मैं इस स्थान का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता ये हैं, और वो आगे की उसकी लाइफ में, जैसा भारत सरकार ने 2023 का नया एक्ट जन्म मृत्यु जो लाया है पंजीकरण अधिनियम, उसमें 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो पैदा हुआ है उसके लिए तो जन्म तिथि को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक ही प्रमाण पत्र उसकी पूरी जिंदगी में काम आता है। तो इसी तरह जो मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पीछे की जो भी सेटलमेंट होना है, जो भी प्रॉपर्टी का है या इसके जो भी बैंक अकाउंट है उनको जो क्लोज कराना है, ये कराना है, या प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसके लिए बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सारी कार्रवाई में निरर्थक रूप से उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र होने के बाद उसके लिए सारा काम आसान हो जाता है। तो मेरा ये निवेदन ये है कि जिसकी भी परिवार में जन्म और मृत्यु की घटना होती है तो उसका जो निर्धारित तिथि थी 21 दिन के अंदर उसका मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र उसके लाइफ का, और ये मेरा ये निवेदन है कि ये काम है वन टाइम है ओनली, कि बार बार आपको नहीं करना है। तो जब भी आप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाएं तो अपनी सारी जानकारी प्रॉपर दें, सही ढंग से दें, उसको अच्छी तरह से जांच लें कि बाद में इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि संशोधन में भी आम आदमी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आपकी सारी जो जन्म प्रमाण पत्र, उसके आपके लाइफ में जितने भी इवेंट होने हैं, जहाँ भी आप फॉर्मल रूप से कहीं एडमिशन लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे, पासपोर्ट बनाएंगे, उस सब में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चूंकि एक बार ही आपको बनाना है, तो सारा जो आप उसकी जो बिल्कुल उसको सजग रह के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए, सही सूचना देते हुए बनाएं, ताकि आपको आगे के जीवन में जो आपका आसान हो जाए। सिंघी साहब, ये में बहुत ज़रूरी ई पर बहुत ज़्यादा चर्चा कराला कि डेटा कई तरीके से कलेक्ट करवे करे, कौन कौन सा माध्यम हो सके, लेकिन एक बात पाछे अधूरी रहेगी। आप बात करें एक्टिंग की भी, थाने शौक रही हो, थाने स्पोर्ट्स को भी थोड़ा सो इंटरेस्ट रही हो, और एनसीसी को भी सी सर्टिफिकेट थे प्राप्त किया। तो एक्टिंग में जब आप बात करें पहला तो माइम एक्ट थाने को लगे कि एक्टिंग में बहुत सबसे ज़्यादा जटिल जो एक्टिंग को तरीको है वो थे अपनाया, अभी मैं कोशिश कराया, और बी को अनुभव कैसे हो रही हो? वो बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि जब हमने उस समय की जो तत्कालिक परिस्थिति थी वो दंगे फसाद और इस तरह की होती थी, तो उसमें बिना बोले बिना हुए एक्सप्रेशन से आदमी की पीड़ा को दर्शाना। इसी तरह जो ड्रग वाले मामले होते थे कि ड्रग की जो आज भी समस्या है, तो उसमें कैसे आदमी का जीवन खराब हो जाता है, और वो जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 5 से 7 मिनट का एक्ट होता था। तो इस तरह के जो नुक्कड़ नाटक थे और जो स्टेज प्रोग्राम थे, विशेष रूप से हमने कोई प्रोफेशनल स्थिति में तो किए नहीं, वो जो कॉलेज लेवल पे जो रिक्वायरमेंट होती थी उस हिसाब से किए। तो जो लोगों की अप्रिसिएशन आता था, वो अपने आप में जो संतुष्टि मिलती थी, उसका वो अनुभव विशेष अनुभव हुआ करते थे। बात थोड़ी सी अब डिपार्टमेंट की करा कि कौन कौन सा तरह का डेटा जो है वो कलेक्ट करवा की जिम्मेदारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की है? आर्थिक और सांख्यिकी विभाग राजस्थान के जो सारे तरह के जो आर्थिक समंक हैं, जो पारिवारिक समंक हैं, जो कृषि से संबंधित उत्पादन है, वो सारे समंक कलेक्ट करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब, जैसे मैंने बताया कि परिवार के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के जो समंक है, रजिस्ट्रेशन के साथ हमें समंक भी प्राप्त होते हैं, उसके डेटा भी प्राप्त होते हैं। उसका हम जो अपनी पॉपुलेशन कैलकुलेशन होती है कि जनसंख्या आज कितनी है, नीति निर्धारण कैसे करना है, उसमें उपयोग में लेते हैं। इसी तरह कौन सी फसल का कितना क्षेत्र बोया गया है, उसका अनुमानित अनुमान क्या है, उसका उत्पादन कितना हो सकता है, हमें कितने फसल की आवश्यकता हमारे लिए है, कितनी एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत होती है, कितनी बाहर भेजने के लिए हम उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सारी नीतियों का निर्धारण, उसके प्राइजेस की आगे आने वाली स्थिति क्या होगी, तो वो सारा कृषि समंक जो इकट्ठा करते हैं, तो उससे निर्धारित होती है। जो भारत सरकार या राजस्थान सरकार नीति निर्धारित करती है कि कितना इन्फ्लेशन होगा, कितना वस्तुओं की कमी हो सकती है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करने से उसके जो भाव है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ये सारी नीतियाँ इन्हीं समूह के आधार पर करती है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों में
कि इंडस्ट्री में किस कमोडिटी का कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी लेबर फोर्स वहाँ लगी हुई है और कितना उसका जो ग्रोथ है, ये सारा जो इंडस्ट्री के डेटा है, जो हम एक बहुत तरह के तरीके हैं हमारे कलेक्ट करने के, इसी तरह हम उनके इंडेक्स बनाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रगति हो रही है, किस तरह से उसका हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बहुत सारे इंडिकेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और राजस्थान सरकार ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उसमें हमने पिछले 5 सालों में जो 15-16 से सतत विकास लक्ष्य लागू किए गए हैं, उनमें क्या प्रगति कर रहे हैं और काम पीछे हैं और किन किन गोल्स को हम अचीव करने की स्थिति में होंगे, जो हम ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता सकें कि हमारे देश ने या हमारे राज्य ने इतनी प्रगति की है। तो उस सारे तरह के जो डेटा हैं, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक डेटा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेटा हो, चाहे परिवार के से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन के डेटा हो, जिनके आधार पर नीतियों का निर्धारण, विशेष रूप से क्योंकि अब एक पूरा राज्य भी है, अपना राज्य राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये हो सकता है कि कई जिले विकास के रूप में थोड़े पिछड़े हुए हों, कहीं आगे चले गए हों, कई जिले कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों और कई जिले ऐसे जो कुछ क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। तो जिलेवार डेटा लेके उनका एनालिसिस करके विशेष जिला विशेष में हम क्या काम कर सकते हैं, किसमें उसकी प्रगति में कोई विशेष उसके घटक कौन से हैं प्रगति के जिनमें काम किया जा सकता है, और जिले को पूरा जिला अगर विकास करेगा उसके तो राजस्थान का विकास निश्चित रूप से होना है। और इसी तरह अगर राजस्थान का विकास होना है तो देश का जो हमने प्रधानमंत्री का सपना है 2047 तक हम विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें नीचे के लेवल तक का डेटा, ग्रेन्यूअल डेटा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट से नीचे की भी डेटा, ताकि हम जहाँ कमी है उनको आइडेंटिफाई करके इन डेटा के आधार पर निर्णय ले सकें, नीतियाँ बना सकें और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकें। वो इसके लिए आवश्यक है कि हमें ये बेसिक डेटा जो सही सटीक डेटा मिले। इसके एक और सवाल में मैं आपको पूछना चाहूँ कि जो डेटा है आप बाकी विभागों की तरीकों एकत्रित करो और जो नागरिकों को जो डेटा है वो डाटा की तरीकों सेफ रहे। तो जो दूसरे विभागों का डेटा है, जो डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर है, वो एस्टेब्लिश प्रोसीजर एक सिस्टम की तरह काम करता है। आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने एक सार करके पोर्टल भी बनाया हुआ है, जिसमें जिन विभागों के जो आवश्यक डेटा नीति निर्धारण और इसमें काम आते हैं, जो बेसिक डेटा जो कई डिसिमिनेट भी करते हैं, आम जनता को बताने भी पड़ते हैं, वो सारा पोर्टल बना रखा है। तो विभाग के नोडल अधिकारी बने हुए हैं, वो सार पोर्टल पे जो उनको लॉगिन आईडी दिया हुआ है, सार पोर्टल पर वो अपना सारा डेटा एनुअल रूप में जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे एनुअल हो, चाहे बाय एनुअल हो, तो वो सारा अपना एंटर करते हैं। उसी आधार पे हम पूरे राजस्थान की एक प्रोफाइल तैयार करते हैं, उसको पब्लिश भी करते हैं, जो 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। तो हमने ये परंपरा बना रखी है, जो एक स्ट्रेटेजिकल एब्स्ट्रैक्ट है, जो आउटलाइन है पूरे राजस्थान की, वो 29 जून को हम पब्लिश करते हैं। इसी तरह जिले लेवल पे भी एक डिस्ट्रिक्ट एट ए ग्लांस और जिला रूपरेखा की जो पुस्तिका होती है, वो सारे जिले 29 जून को अपना रिलीज करते हैं। इसी तरह हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि सारे ब्लॉक जो 363 ब्लॉक्स है राजस्थान के, ब्लॉक स्तर पे भी ब्लॉक की रूपरेखा और ब्लॉक एट ए ग्लांस जो बेसिक समंक हो, जिसको आवश्यकता हो, वो पब्लिश करने का काम हम कर रहे हैं। जी, अभी में एक महत्वपूर्ण बात ये आ जाओ कि डेटा कलेक्ट करवा को प्रोसेस कहीं है, तरीकों कहीं है, कहीं तरीका से कलेक्ट किया जा सके। तो डेटा कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, कुछ तो जो स्कीम के डेटा हम कलेक्ट करते हैं, वो विभिन्न विभागों की जो मेजर स्कीम है उनकी स्कीम के पोर्टल या विभाग के पोर्टल बने हुए हैं। तो वो MIS सब, क्योंकि IT इतनी बढ़ती जा रही है तो सारा वो डिजिटल रूप में कलेक्ट होता है। तो हम कुछ डेटा तो उनकी API से लिंक करके हमारे पोर्टल पर ले लेते हैं। कुछ जो डेटा होते हैं, जो आम आदमी के डेटा है, परिवार के डेटा है, जो भारत सरकार भी कलेक्ट करती है, हम भी कलेक्ट, वो सर्वे के माध्यम से कलेक्ट करते हैं। जो महत्वपूर्ण सर्वे हैं, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड जो इंटरप्राइजेज हैं, जो अर्थव्यवस्था में जो छोटे लोग हैं, जो छोटे रेडी वाले हैं, ये वाले हैं, जो छोटे लघु उद्योगों में काम करते हैं, उनका सर्वे के बेस, क्योंकि उनका सेंसस करना, बार बार सेंसस करना, प्रत्येक साल जाके रोज हर साल जाके उनका लेना, डेटा कलेक्ट करना, न तो समय होता है इतना और न इतनी वित्तीय प्रबंधन हो पाता है कि वो सारा डेटा हर इंडस्ट्री से या हर घर घर जाके कलेक्ट किया जाए। तो उसके लिए भारत सरकार ने बोली साइंटिफिक वे में एक सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो भारत सरकार भी कलेक्ट करती है और राजस्थान सरकार भी कलेक्ट करती है। तो घर घर जाके भी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। इवन जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री है, तो चिन्हित इंडस्ट्री है 75 जिसमें श्रमिक काम कर रहे हैं,
उसकी वो जो इंडस्ट्री है जिसमें 75 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका पूरा डेटा, सारे इंडस्ट्री का डेटा राजस्थान की वो भारत सरकार कलेक्ट करती है। उनसे जो छोटी इंडस्ट्री है जिसमें 75 से कम श्रमिक हैं, उसका भारत सरकार भी एक सैंपल लेती है और राजस्थान सरकार को भी एक सैंपल अलॉट होता है। तो हमारा व्यक्ति जाके, हमारा ऑफिस का पर्सन जाके उस इंडस्ट्री में जाके एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी कि लेबर आपका उत्पादन कितना था, आपकी रेवेन्यू कितनी थी, आपने रॉ मटेरियल कितना यूज़ किया, आपने सेल कहाँ किया, सेल वैल्यू कहाँ थी, आपने एक्सपोर्ट कितना किया, आपने लेबर्स को कितनी तनख्वाह दी, आपका प्रति लेबर कितना आउटपुट आ रहा है। इस तरह सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो वो डेटा हम सैंपल लेके फिर जो सेंटर के डेटा होते हैं और राजस्थान के डेटा है, एक एप्लीकेशन होती है पूल रिपोर्ट, उन दोनों को मिला के उनकी सैंपलिंग एरर को कम करते हुए पूल रिपोर्ट हम राजस्थान सरकार जारी करती है और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी करते हैं। भारत सरकार स्टेट वाइज रिपोर्ट जारी करती है, हम उसी डेटा, उनके डेटा और हमारे डेटा को मिलाते हुए स्टेट रिपोर्ट जारी करते हैं। इसी तरह बेसिक जो कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर सर्वे, एक परिवार औसत कितना किस चीज़ों पे खर्च करता है, तो उससे सरकार को पता पड़ता है कि आवश्यकता क्या है आम आदमी की, किस तरह के मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट में कंज्यूमशन कितना है, किन कम्युनिटी पे कंज्यूमशन कितना है, एक परिवार किस हेड पे कितना खर्चा करता है। तो ये सारी नीति निर्धारण में, इसी तरह जो राज्य का ग्रोस उत्पाद होता है, जिससे राज्य की एक तरह से हेल्थ पर कैपिटा इनकम और जो हेल्थ इंडिकेटर है किसी राज्य की आर्थिक क्षमता और आर्थिक विकास को, आज का जो GSDP होती है कि आपकी विकास दर कितनी है, आपका विकास जो एनुअल कंट्री प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसको मापा जाता है। तो ये सारे डेटा कलेक्ट होने के बाद, बहुत तरह के डेटा कलेक्ट होने के बाद हम राज्य का एक फिगर निकालते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार इतना है। जैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, अब जैसे भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है या तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसी साल या अगले साल तक तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे जी। तो वो सारे जो समंक है नीचे से लेके ऊपर तक सारे सेक्टर्स के, जो चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, उनके सबको विभिन्न माध्यमों से कलेक्ट करके एक फिगर पे हम पहुंचते हैं। तो वो फिगर हम शो करते हैं, उससे हमारे जो स्टेट की वास्तविक आर्थिक स्थिति कितनी है या सामाजिक स्थिति कैसी है, तो उसको वो परिदृश्य सामने आता है। विनेश जी, बहुत बढ़िया जानकारी आप दी हो कि भाई डाटा की तरीकाओं एकत्रित कियो जावे है और की तरीकाओं सुरक्षित रहे, ये विषय पे आप बहुत अच्छी जानकारी माँ के दर्शका ने दी हो। इसके सागे ही मैं दिनेश जी आप भी एक जानकारी चाहूँ हूँ कि जो आपा रक्तदान करा है, कुन लोग रक्तदान कर सके है और अगर रक्तदान करे है तो कितने समय के बाद रक्तदान कर सके है? रक्तदान करने के लिए कि 18 साल से 65 साल की उम्र होना अनिवार्य है। जिस तरह से मतलब कि 18 साल होते ही हमारे घर में भाई बहन होते हैं छोटे बड़े, उनके लाइसेंस बन जाता है गाड़ी चलाने के लिए। बिल्कुल। तो उसी तरह हम सोच भी सकते हैं कि रक्त ओनली इंसान की बॉडी में ही बन पाता है, मानव प्रजाति से ही। तो हम रक्तदान करने के लिए भी गवर्नमेंट प्राइवेट लाइसेंस से अधिकृत ब्लड बैंक में ही जाकर रक्तदान करें। उसमें डोनर को कोई ठंड जुकाम खांसी मलेरिया टाइफाइड डेंगू चिकनगुनिया कोई OT सर्जरी या 6 महीने के अंदर कोई टैटू नहीं बनवाया हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, उसके बाद वो रक्तदान कर सकता है। एक साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँ, जहाँ अगर कोई व्यक्ति है बिना कोरोना हो रखे है और वो ठीक हो गए तो कहीं वो भी रक्तदान कर सके है? बिल्कुल। कोविड के जब 2020-21 में कोविड का जो दौर आया था, उस टाइम कोविड प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। तो जैसे कोविड से रिकवरी होने के बाद 28 दिन के बाद हम कोविड प्लाज्मा डोनेशन कर सकते थे दूसरे पेशेंटों को बचाने के लिए। अच्छा दिनेश जी, माँ के दर्शका ने एक जानकारी आप दीजिए, जी हाँ आपने देखा हाँ कि बहुत जगह लोगों ने यह लगा है कि भाई मैं रक्तदान करशूँ तो हमारे कमजोरी आ जासी, मैं रक्तदान करशूँ तो हमारे खून री कमी आ जासी। तो वह लोगों ने आपकी तरीकाओं समझा सको कि भाई रक्तदान कराऊँ शरीर में कोई कमजोरी आवे है या को नहीं आवे है? रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती। ये ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र के जो भ्रांति फैली हुई है मन में, ये बहुत गंदी है। हम इसी को जागरूकता करने के लिए, मैं खुद एक बहुत मतलब धौलपुर करौली वाले बैक एरिया से हूँ। वहाँ पे राजस्थान के वहाँ पे कोई रक्तदान को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन जब हम लोगों ने एक युवा पीढ़ी युवा वर्ग एक यदि रक्तदान करना चाहे, कोई भी काम करना चाहे, तो कभी भी पीछे नहीं हट सकते। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 140 बार रक्तदान कर चुका। उसमें प्लेटलेट्स ग्रेनुलोसाइट WBC कोविड प्लाज्मा ब्लड सब कंप्लीट है डोनेशन। और कल 141वीं बार भी रक्तदान करूँगा। कल 14 जून जो विश्व रक्तदाता दिवस मनाए जाते हैं, मैं उसको हर बार हम लोग मिलके, हमारे साथी मिलके एक मतलब केक काट के भी मनाते हैं। वो हमारे एक पर्व की तरह होता है।
तो दिनेश जी जो भी रक्तदान कर जितने भी आप अभी तक रक्तदान करे हो वो जुड़ी कुछ यान की कोई यान की भावुक बात जो आप माँ के दर्शकों से साझा करबो चाहो? बिल्कुल, यदि हम लोग रक्तदान कर रहे हैं, यदि हमारे परिवार का जो हमें सपोर्ट मिल रहा है कि यदि हमारे रक्तदान से किसी के परिवार का कोई भाई बहन माता पिता बच रहा है, कोई परिवार एक बच्चे पे ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है या कोई औलाद बिना भी रह जाता है, तो हम थोड़ा सोच के देखें एक मानव होते हुए कि यदि हमारी रक्त से किसी के कोई परिवार बच रहा है, बुझता हुआ दीपक जल रहा है, तो हमें हमेशा रक्तदान करना चाहिए। इससे कोई मतलब कमजोरी नहीं आती। आप नियमित यदि आप होल ब्लड डोनेशन कर रहे हो तो आप 3 महीने में एक बार करें, मेल और फीमेल 4 महीने में एक बार करें। यदि आपका HB 12.5 ग्राम डेसीलीटर से ऊपर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। राकेश जी, दिनेश जी, बहुत बढ़िया बात बताइए कि भाई जो रक्तदान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रक्तदान करें तो आपके शरीर में कोई कमजोरी को नहीं आवे है, बल्कि कोई व्यक्ति की जीवन आप बिना जीवन दान दे रहा है। बिल्कुल। और देखो, एक भ्रांति की तो आप बात करें कि शरीर में कमजोरी आ जाओ, इस तरह की भ्रांति है, और भी भ्रांतियों के बारे में बात करा। लेकिन एक सवाल सिंघवी साहब आपसे कि डेटा कलेक्शन में एरर का कहीं संभावना है, की तरह का एरर भी सामने आबो करे और कतरो मुश्किल कई बार डिपार्टमेंट के लिए हो जावे डेटा कलेक्ट करबो? तो मैंने जैसा बताया कि सारा डेटा कलेक्ट करना एक सभी परिवार से जाके संभव नहीं हो पाता है। तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार का एक सिस्टम है, सैंपल कलेक्शन के बहुत सारे सर्वे होते हैं। तो उन सर्वे के आधार पर सैंपल कलेक्ट करके आगे निर्णय लिए जाते हैं। तो उसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं सांख्यिकी के कि वो सैंपल एरर को कैसे कम किया जाता है, कैसे उसको मिनिमाइज किया जाता है, और जो हम जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं वो सटीक और जो जिस पूरे सोसाइटी पर उसको लागू करें या पूरे जिस भी क्षेत्र के हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसके रूप में वो उसको रिप्रेजेंट कर रही हो। तो कुछ तो साइंटिफिक या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है जिसके आधार पर हम सारी चीज़ों को मिनिमाइज कर देते हैं। पर जब लोग, मेरा ये मानना है कि जब लोग सर्वे करने जाते हैं परिवार के पास, जैसे अपने पास भी कोई आता है, तो मेरा ये मानना और निवेदन भी है आम आदमी से कि वो उसको सटीक जानकारी दे। और ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि चाहे कोई भी सैंपल सर्वे जो भारत सरकार या राजस्थान सरकार करती है उसकी निजी जानकारी को कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। जब तक वो सही जानकारी प्रदान नहीं करेगा तब तक उसमें एरर रहने की संभावना रहती है। हम उसको, बहुत तरीके होते हैं उस एरर को कम करने के लिए। कोई चीज़, किसी चीज़ को ज़्यादा बताएगा तो कोई बड़ा चढ़ा के बताएगा तो कोई कम बताएगा, तो समग्र रूप से तो वो ठीक हो जाती है। फिर भी जब तक वो सही जानकारी अगर देगा तो डेटा और निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा और उससे जो प्रभाव आम आदमी पर पड़ना है, वो जो बेनिफिट मिलना है वो उसी को मिलेगा। तो सर्वेयर जब भी सर्वे करने आए तो उसकी बातों को समझकर, क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग देते हैं जी, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको प्रश्नावली को कैसे पूछना है, आम आदमी से कैसे बात करनी है, इसकी सबको उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मेरा आम आदमी से जो सबसे ये निवेदन यही कि उसको जो बेसिक जानकारी या जो सही जानकारी उसको उपलब्ध कराएं, जिससे जो सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके डेटा सटीक हों और निर्णय सही। अगर डेटा सटीक होंगे तो निर्णय अपने आप सही होंगे। तो और जो कठिनाई आती है, क्योंकि आजकल जो फ्रॉड और इसी तरह के लोग सर्वे पहुंच जाते हैं, तो हम पेपर्स में विज्ञप्ति जारी करते हैं कि इस तरह का सर्वे करने जा रहा है। जो भी आईसी एक्टिविटी होती है तो उसके माध्यम से आम आदमी को जागरूक करते हैं कि इस तरह के सर्वे आएंगे। और आगामी कुछ दिनों में, साल 2 साल में जनगणना भी होने वाली है जी। और क्योंकि आपको पता है जनगणना 10 साल में होती है, तो 10 साल तक वही डेटा काम में आता है। तो जितना सटीक सही जानकारी आम व्यक्ति उस डेटा को देगा, उससे निर्णय लेने उतने ही सटीक होंगे और जो प्रभाव होगा, जो जितना योजनाओं का प्रभाव होना चाहिए उतना भी प्रभावी होगा। बिल्कुल, इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से बात कराना। लेकिन अलकेश, बहुत ज़रूरी जावा आपने दर्शक भाई बहना के लिए मनोरंजन भी, जानकारी तो आप ले रहे हैं लेकिन बी में थोड़ा सो मनोरंजन को थोड़ा को लाग जाए तो और भी आनंद आ जाए। तो राजस्थान को एक ऐसा लोक नृत्य है जो बड़ी दुनिया में फेमस है। एक घेरा में महिला डांस करबो करे, चौका चौका परिधान, और जी का नाम है घूमर। चलो आओ अपना दर्शक भाई बहन ने घूमर नृत्य दिखावा।
प्यारी ओ केसर की सिक्यारी प्यारी लागे माँ ओ माने केसर की सिक्यारी प्यारी लागे माँ बाजू बनरी लूम लड़ उलझी उलझी जाए टूटे बाजू बनरी लूम लड़ उलझी उलझी जाए मारो पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए मारो पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए धीरे चालो ने बायरिया ओले हालो ने बायरिया जानो दियो नहीं जाए धीरे चालो नी बायरिया जानो दियो नहीं जाए हर मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो भाग मार मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो बाग माथान में मद ल्यावो रंग रसिया माथान में मद ल्यावो रंग रसिया तेलाओ रंग रसिया तेलाओ रंग रसिया तेलाओ रंग रसिया मैं पेन आई सा लगाई आई सा लगायो हरियो भाग मर मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो बाग लगायो हरियो बाग लगायो टूटे बाजूडारी लूम लड़ उलझी उलझी जाए मारे पचरंगी लहर यारो पल्लो लहराए। भाई आपने जो राजस्थानी गीत है बानी तो बात ही अलग है। बानी तो केवे ने राजस्थानी गीत सुन लियो तो बस मन खुशियों खिल सो जावे है। बिल्कुल। और देखो आपना दर्शक भाई बहन ने आपा दिखाया घूमर और सबसे खास बात पता कहीं है अड़े का परिधान। आप देखा कि कया नृत्यांगना लाल पीला नीला हरा गुलाबी जो भी कलर है जो भी रंग है सारा रंग आपके साथ में लेर ई गाना में ई में नृत्य में आपने डांस कर रहा। जदी तो केवे है आपनो राजस्थान अलबेलो राजस्थान है। ई के साथ ही विनेश जी मैं आपको एक और चीज़ पूछबो चाहूँ हूँ कि आप झीला की नगरी उदयपुर शहर में रिएड़ा है बताऊँ लेर आप जयपुर तक को जो आपको सफ़र है वो कियान को रियो। तो मैं सर्विस से ही बात करता हूँ कि जो पहले फर्स्ट पोस्टिंग हुई मेरी जो शिक्षा विभाग में हुई और क्योंकि मैं सांख्यिकी सेवा से हूँ तो मुझे जो पोस्टिंग थी मेरी जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान थी वहाँ उस समय जो भारत सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र का एनुअल सर्वे चल रहा था तो मुझे उस समय से ही मौका मिला कि मैं उस पूरे राजस्थान के विभिन्न ब्लॉक्स में विभिन्न जिलों में जाऊं और जो सर्वे का कार्य था जो शिक्षा व्यवस्था थी और शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक का था वो देखने का मौका मिला। तो वो जो अनुभव जो वहाँ जो 3 साल तक लगभग मैं पोस्टेड रहा
तो जो अनुभव वहाँ ग्रामीण क्षेत्र को देखने का या शिक्षा व्यवस्था को, जो राजकीय शिक्षा व्यवस्था है, चाहे उसमें प्राइवेट स्कूल्स भी थे, उनका डेटा कलेक्शन का था कि जो वो अनुभव पूरी सर्विस में जो क्षेत्र का जो अनुभव था, फील्ड एक्सपीरियंस था, वो काम आया। उसके बाद में कुछ समय तक खान विभाग में कार्यरत रहा, तो वहाँ जो वो डिफरेंट काम था बिल्कुल। तो उसमें मिनरल स्टैटिस्टिक्स जो भी थे, और राजस्थान आप जानते हैं कि मिनरल खनिज पदार्थों का खजाना है। अब प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन राजस्थान में उपलब्ध है, जो और कम से कम हम 50 से 60 तरह के मिनरल राजस्थान में प्रोड्यूस करते हैं, अगर वैरायटी को, उनकी इंटरनल वैरायटी को छोड़ दें तो वो जो अनुभव था वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान के जो लेबर पार्टिसिपेशन है उसमें किस तरह से खनिज अर्थव्यवस्था काम कर रही है, उसका अनुभव था। उसके बाद में लगभग 4 साल तक जनजातीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में कार्यरत रहा। तो वहाँ का जो अनुभव था वो एक विशिष्ट अनुभव था कि राजस्थान के जो जनजातीय लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनका जीवन शैली कैसी है, उनकी कला संस्कृति कैसी है, उनका जो सामुदायिक जो कार्य प्रणाली है कि एक समूह के रूप में, वो सामुदायिक समाज के रूप में वो कैसे काम करते हैं, वो एक अद्भुत अनुभव था। उनके जो मेले थे, उसकी संस्कृति थी, जैसे आपने घूमर डांस दिखाया, तो उनके ट्राइबल के अपने मेले, संस्कृति, नृत्य हैं, तो वो किस तरह से उसको अभी प्रिजर्व कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो जनजातीय जीवन अभी भी राजस्थान का है, विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान के जो भाग है, वो प्रकृति के साथ कैसे रहना है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की जो पूरी दुनिया बात कर रही है कि इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसी हो, वो आज भी उस तरह से जी रहे हैं। तो वो हमारे पास एक जीवंत उदाहरण है। उनकी जो कला संस्कृति, उनकी अपनी इंडिजीनियस नॉलेज है किसी भी चीज़ को, प्रकृति को एनालिसिस करके नहीं, प्रकृति के साथ जीवन जीने की जो उनका जो एक, मैं बता रहा हूँ, जो अच्छा सा, जो किस तरह से कह सकते हैं, वो जो एक गरिमापूर्ण और बढ़िया सा एक जो स्वच्छंद जीवन जीते हैं प्रकृति के साथ, वो अद्भुत है। हाँ। जो मेरे को उनके साथ भी कई उनके मेले त्योहार, उनके साथ भी जो डॉक्यूमेंटेशन करने का काम हमने किया था, कुछ मेलों का और कुछ त्योहारों का, और उनके इवन कॉस्ट्यूम्स का, जैसे रंग बिरंगे परिधानों की बात की, तो आप जो इधर जो सिरोही जालोर की तरफ सहरिया ट्राइबल, ये घरासिया ट्राइबल रहते हैं, उनके आप परिधान देख लें उन महिलाओं के, वो एक इतने सुंदर परिधान बनाते हैं। उनको प्रिजर्व करना और ये करना, उनके ऑर्नामेंट्स, चांदी के ऑर्नामेंट्स, उसको हमने म्यूजियम में भी वहाँ प्रिजर्व किया है। तो वो जो एक अनुभव था वो नौकरी का बहुत अच्छा अनुभव था। और वहाँ से मैं जयपुर पोस्टेड आ गया। तो जो 15-20 साल क्षेत्र में या अलग अलग विभागों में काम किया है, तो चूँकि मैं योजना विभाग में, आयोजना विभाग में जो हर साल का एनुअल प्लान बनाते थे, राज्य की पंचवर्षीय योजना या विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें जो अनुभव, जो इनपुट देने का काम जो आया है, उससे मुझे अपने करियर में या नौकरी करने में बहुत लाभ मिला है उसका। जी इसके साथ आप पाछो डाटा के ऊपर आवा। हाँ जी, आप अभी हमारा दर्शकों ने बताया कि डाटा एकत्र करना बहुत ज़रूरी है, और आपनी जो पब्लिक है भी ने प्रति जागरूक होना की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अबे आपको सही जो इन्फॉर्मेशन है वह अपनी सरकार ने देवे है। लेकिन एक जो नागरिक है बाने भी कटे न कटे मन में एक डर तो ला गई है ना कि जो वहाँ को डाटा है वो सुरक्षित है या सुरक्षित कोनी। तो इस विषय पे आप बताइए कि कहीं जो डाटा आपने जो नागरिकों को जो डाटा है वो की तरीकों सुरक्षित है पूरी तरीकों। एक कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट है 2008 का, भारत सरकार का, जो भारत सरकार या कोई भी एजेंसी किसी तरह का भी डेटा लेती है तो उसमें सारी नियम और शर्तें दिए हुए हैं। अगर वो उन शर्तों का पालन नहीं करती है, जिसमें प्राइवेसी एक अपने आप में एक शर्त है कि उस डेटा का उपयोग किस तरह से किया जाएगा, किसी भी निजी आदमी की या निजी परिवार की जानकारी पब्लिक डोमेन में या दुरुपयोग नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के सारे प्रावधान उस एक्ट में हैं। और उसकी पालना नहीं की जा सकती तो उसमें अपनी तरह की सजा पेनल्टी का प्रावधान है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि जो आप डेटा देते हैं उसकी प्राइवेसी के बारे में, जो विशेष रूप से सरकार को जो डेटा दे रहे हैं उसकी प्राइवेसी के बारे में आपको कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा जागरूक रहना है, क्योंकि बहुत सारे जो सर्वे हैं हम ऑनलाइन भी करने लगे हैं। एक कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू एक सॉफ्टवेयर है जो जाके सीधा टैप से लेते हैं, ताकि जो सबक कलेक्ट करने और रिपोर्ट प्रकाशित करने में जो डिले होता है उसको मिनिमाइज किया जा सके। जितना जल्दी हम रिपोर्ट पब्लिश करेंगे या जितने उसमें टाइम लेग कम होगा तो वो रिपोर्ट ज़्यादा उपयोगी होगी। तो उसके लिए इसी तरह आप मोबाइल पे भी कोई सर्वे करते हैं तो उसमें जो बहुत सारी जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं उसमें थोड़ी जागरूक है, जो साइबर क्राइम से बचे रहे तो उसकी पालना करें।
सरकार, विशेष रूप से सरकार लेवल पे से जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है रूटीन रूप से आपसे, उसकी प्राइवेसी की आप बिल्कुल, मेरे को आम आदमी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो बस मेरा ये अनुरोध है, सटीक सही जानकारी दे, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के। जी सिंघवी साहब, आपका अब तक का कार्यकाल में टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी पद नहीं, मैं टूरिस्ट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, पर मैंने बताया कि जैसे मैं ट्रैवल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो जो उनकी कला संस्कृति अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। और कई टूरिस्ट ट्राइबल क्षेत्र में एज ए टूरिज्म, रूरल टूरिज्म और ये एयर उदयपुर की या आसपास के इलाकों में जाते हैं, तो उनके जीवन शैली भी उनके लिए एक तरह से टूरिस्ट आकर्षण का केंद्र है। तो बिना टूरिज्म से कहीं जोड़ सका, कहीं बढ़ावा दे सका, क्योंकि राजस्थान जाने जावा अपना टूरिज्म के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी ओरिजिनल कला संस्कृति या हमारी परिवेश है ग्रामीण क्षेत्र का, स्पेशली हमारे जो पुराने मोन्यूमेंट्स हैं, इनकी जो सुरक्षा, उनकी सार संभाल हम राजस्थान सरकार कई स्कीमों के तहत कर रही है। पर जैसे जैसे टूरिज्म का सेक्टर बदल रहा है, उसमें ऑडियो विजुअल, ये विजुअल, वो सारी, तो राजस्थान सरकार भी प्रयास कर रही है, कुछ निजी क्षेत्र में भी प्रयास हो रहे हैं कि उस क्षेत्र की धरोहर को डिजिटल रूप में कैसे संरक्षित करें, और उसको वर्चुअल टूर भी की, और लाइट एंड साउंड शो की भी व्यवस्था मॉन्यूमेंट्स पे हो रही है। और वर्चुअल टूर के आधार पे भी बहुत जगह उसकी जो अच्छी सी वीडियोग्राफी करके उनका वर्चुअल वीडियो बना के और जो टूरिस्ट को दिखाया जाता है, तो कम समय में, और उसको जो भी उसके रेवेन्यू भी जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, तो कम समय में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर भी टूरिज्म को क्षेत्र विशेष की जानकारी प्रदान की जा सकती है। सिंघवी साहब, डेटा कलेक्शन को तरीको डोर टू डोर भी हो सके है, अब डिजिटल माध्यम से भी करवा करा, लेकिन कौन कौन सी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में हुआ है कि भाई आप डेटा कलेक्ट करवा में थोड़ी सी मदद करा, कौन करा, कहीं तो कहीं देखबा ने मिलबो करे विभाग ने। वो बेसिक जो पारिवारिक सर्वे होते हैं या जो डोर टू डोर सर्वे होते हैं, उसमें उसकी रहन सहन, खान पान, उनका जो कंज्यूमशन है, किस तरह से कर रहे हैं, क्या उनका पूरे में टाइम कैसे, अभी टाइम यूज सर्वे भी करने जा रही है भारत सरकार, तो उसमें वो टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करता है, तो लोगों को उसके प्रश्नों को पूरी तरह से सुन के, समझ के, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि प्रशिक्षण देते हैं हम उसको, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उसको सूचना कलेक्ट करनी है, ताकि उसको एक बार हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल एक तरह से कॉन्शियस नहीं हो सूचना देने में। फिर भी आदमी कई बार अपने इंटेंशन से उसको लगता है कि मैं सूचना दे दूंगा तो मुझे कुछ लाभ नहीं मिलेगा सरकार का, ये एक मेंटेलिटी होती है। पर सरकार के पास बहुत सारे सिस्टम हैं, अब क्रॉस चेक करने के, ये करने के, उसके डेटा को अदर मीन से मिला के, तो कोई बेनिफिट देना है तो उसके लिए नहीं कि आपकी जानकारी के आधार पर बेनिफिट मिलेगा, पर आपकी जानकारी के आधार पर जो बेनिफिट आपको दिया जा सकता था और आपने वो जानकारी नहीं दी, तो उससे आप वंचित रह सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर वो सही जानकारी देगा तो उससे जो उसको वास्तविक आवश्यकता है, उस आधार पर उसको जो बेनिफिट दिया जाना है, या स्कीमों में जो परिवर्तन किया जाना है, या नीतियों में जो परिवर्तन किया जाना है, वो सटीक जानकारी देगा तो उसी हिसाब से परिवर्तन होगा। अगर वो सही जानकारी नहीं देगा तो नीतियां भी उस तरह से नहीं बन पाएगी, और उसको एड्रेस करना भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। पढ़ी में एक सवाल ये भी आवा है कि कोई व्यक्ति आपने डोर पे आयो, आपने जानकारी लेवो चाह रहा है, तो एक मन में सवाल ये भी आवा है कि भाई व्यक्ति सही है, कौन है, आपा कौन सी जानकारियां विश्व पहले पूछा, ताकि आपा यह सत्यापित कर सका व्यक्ति सही है, डिपार्टमेंट से है। तो हम जो प्रशिक्षण देते हैं और सर्वे करने से पहले आईसी एक्टिविटी भी चलाते हैं कि भाई ये इस सब्जेक्ट पे या इस विषय पे सर्वे ये एजेंसी कराने जा रही है, आपके पास इस तरह के जो इन्यूमरेटर घर पे आएंगे तो उनको जानकारी दे। इन्यूमरेटर को भी हम बताते हैं कि अपना परिचय पूरी तरह से दे कि मैं यहाँ से आता हूँ, जो आईडी कार्ड और उसको इशू हुआ जाता है, जो उसको सबको उनको दिखाए, परिवार को विश्वास जगाए, पहले उस व्यक्ति को विश्वास में ले कि मैं सही व्यक्ति हूँ। तो वो जो बहुत सारी चीज़ें हम प्रशिक्षण में बताते हैं उनको, तो उसको प्रशिक्षण में बताने के बाद उसको जो जानकारी, अगर वो आश्वस्त होने के बाद भी उसको, और कई ऐसा भी है कि एक्ट में प्रावधान है उसको जानकारी देनी पड़ती है, वो स्थिति अभी आती नहीं है, उपयोग में नहीं लेते हैं, पर उसको किसी भी जैसे व्यक्ति के मामले में भी या इंडस्ट्री के मामले में अगर एक्ट में जानकारी नहीं देता है वो, और जानकारी गलत देता है, तो उसको पेनलाइज किया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार यहाँ भी हो वो करे कि लोग चलार गलत जानकारी दे दे या जानकारी छुपावे, तो वो काई कानूनन कोई अपराध के श्रेणी में भी आप वो करें। अब मैंने बताया दो कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट में 2008 के एक्ट में ये प्रावधान किए हुए हैं कि हमारी ड्यूटी क्या होगी, हम जो सर्वे करने जा रहा है, जो एजेंसी सर्वे करा रही है, उसकी ड्यूटी क्या होगी, और जो सामने जिसको जवाब देना है उसकी जिम्मेदारी क्या होगी।
ये परिवार के सर्वे में भी हो सकता है, किसी संस्था का सर्वे करते हैं तो उसमें भी हो सकता है। और निश्चित रूप से अगर वो संस्था के मामलों में गलत जानकारी देता है या किसी तरह की कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मतलब इसी तरह परिवार के मामले में अगर बेनिफिट लेने में वो गलत जानकारी देता है, जी, जैसे हम कई बार सुनने में आते हैं कि भाई उसने ये एलिजिबल नहीं था, तो उससे सारी रिकवरी की जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। मतलब कि सही जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही जानकारी को नहीं दो तो ई के प्रति सरकार आपके प्रति कोई भी कार्रवाई कर सके। ई के साथ ही दिनेश जी, मैं आपको जानकारी चाहूँ कि आप 140 बार रक्तदान और प्लाज्मा को दान जो करो है, ई पर आप कहीं के चाहो, क्या ही महसूस करो आप आज इस समय? मतलब एक तो जो रक्तदान करने से जो मानसिक तनाव है वो बिल्कुल नहीं आता और बॉडी स्वस्थ रहती है, बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं आती और हमेशा सेल्स नई बनती है और एक जो नई ग्रोथ होती है बॉडी में, वो हमेशा ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। आपने जो आज की जो युवा पीढ़ी है बाने रक्तदान के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाने ये चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रक्तदान कितना ज़्यादा आवश्यक है। काई संदेश आपने जो युवक पीढ़ी है बाने देना चाहो कि रक्तदान कितना ज़्यादा आवश्यक है? प्रतिदिन हमारे देश के अंदर बहुत रक्तदान की जरूरत पड़ती है यूनिट्स की, जैसे कैंसर है, थैलेसीमिया है, डिलीवरी है, एनीमिया पेशेंट है, उनको हमेशा रक्त की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। जो थैलेसीमिया पेशेंट है उसको तो महीने में 2 बार ब्लड चाहिए होता है। जैसे कैंसर है उनको प्लेटलेट्स की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की पड़ती है। कैंसर मतलब यदि जब तक के कैंसर इंसान को मतलब काफ़ी टाइम से है तो हमेशा प्लेटलेट्स पे टाइम पे चलता है क्योंकि उनके ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। तो युवा वर्ग से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यदि आप स्वस्थ है, आपके भाई बहन स्वस्थ है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, तो आप अपने नज़दीकी ब्लड बैंक में जाएं और रक्तदान करें नियमित टाइम से। आप अपनी पूरी टेस्ट करवाएं, उसके साथ साथ आप रक्तदान करने के साथ आपके HIV, SBG, VDR, सिफिलिस, मलेरिया सभी टेस्ट होते हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपके हर 3 महीने टेस्ट होते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी बॉडी स्वस्थ है, हम कभी भी रक्तदान कर सकते हैं। और जितने भी जो साथी है, अपने यार दोस्त है, तो जैसे हम लोगों ने बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो अपने मिलने वालों, परिचित, रिश्तेदारों के नाम के आगे हमेशा ब्लड ग्रुप जरूर लेके, क्या पता कौन सी कंडीशन में कब हमको जरूरत पड़ जाए। जी दिनेश जी, जी अभी आप माँ का दर्शकों ने बताया हुआ है कि भाई रक्तदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार कैंसर का पेशेंट हुए या कोई प्रसव के दौरान हुए या बहुत सारी महिलाओं ने, पुरुषों ने कई बीमारियों में रक्त की आवश्यकता पड़ा है। तो सरकार के मतलब देश में जो रक्त की कमी है, कहीं रक्तदान की कमी ने पूरी तरीके से पूरा कर सका है? सरकार हमेशा रक्तदान के प्रति युवा वर्ग के लिए हमेशा कदम उठाती आई है और हमेशा जैसे 14 जून विश्व रक्तदान दिवस है, 1 अक्टूबर स्वच्छ रक्तदान दिवस है, इन पे जितनी भी संस्था हैं जो सेवा कर रही है, मानव सेवा रक्तदान कर रही है, इन लोगों को हमेशा मोटिवेशन के तौर पे उनको जैसे बड़े हॉस्पिटल है या जो सरकार द्वारा जो NHM है वहाँ से उनको मतलब सम्मान किया जाता है, उनको एक मतलब जागरूकता के तौर पे कि आप हमेशा रक्तदान करें। जितनी भी संस्थाएं वो रक्तदान कर रही है वो हमेशा मतलब लाइसेंस, अधिकृत ब्लड बैंक और हमेशा परमिशन लेटर जो गवर्नमेंट द्वारा मतलब हम परमिशन लेते हैं तो उसके बाद ही आप टीम को बुलाएं। जी, आपको एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँ कि रक्तदान जो है एक जिम्मेदारी के रूप में आप देखो या एक भावनात्मक तरीक़ों आप देखो? ये हमारी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि ये सबको पता है रक्तदान महादान है, लेकिन करना कोई चाहता नहीं है। आजकल 80% लोग एक जुगाड़ में लगे रहते हैं कि मेरा उस डिपार्टमेंट में जानकार है, मेरा वो जानकार है, मैं उसको फ़ोन कर दूंगा। ये लोगों की एक भावना होती है, लेकिन इसको एक जिम्मेदारी समझे। इस रक्त का बॉडी के अलावा कोई स्रोत नहीं है जो हम बन सके, आज तक बन नहीं पाया। जी राकेश जी भी के सागे आपा जिया देखा हाँ कि कई बार आपा पढ़ा भी है कि रक्तदान करते समय भी कई बार यहाँ हुआ कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए या इस तरीके की लोगों ने परेशानी आ जावे, तो ई पर आप कहीं के वो चाहो? मतलब कभी भी अपनी जो हम रक्तदान करते हैं, कोई भी डोनर हो, तो जो फॉर्म होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है साफ साफ, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। उसमें आप कभी झूठ नहीं बोले कि कोई बीमारी है, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कोई किसी भी तरह की आपको किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, लेकिन आप क्या होता है कि कई बार रिप्लेसमेंट देने के लिए कि मेरे मरीज को ब्लड चाहिए तो मैं रिप्लेसमेंट दूंगा तो ही ब्लड बैंक वाले देंगे। आपको वहाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है और
पेशेंट जिसके लिए भी वो जाएगा, अब ये पता नहीं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वहाँ पे कोई जात धर्म नहीं चलती ब्रिड के अंदर, वहाँ तो सिर्फ एक मानव को बचाने के लिए वो किया जाता है। तो कभी झूठ नहीं बोले, यदि आप झूठ नहीं बोलोगे, आप बिल्कुल ठीक हो, तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, कई बार रक्तदान करते टाइम जैसे चक्कर आ जाते हैं, ये नॉर्मल है, क्योंकि एक जो आत्मविश्वास होता है डोनर का, ऐसा लगता है कि यार एक खून निकलेगा, पता नहीं कितना लेंगे, लेकिन वो वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और आप डोनेशन देने से पहले हमेशा तरल पदार्थ जैसे पानी है, जूस है, अब पिए, उसके बाद 15-20 मिनट आप रिलैक्स बैठे, उसके बाद आप डोनेशन दें। मतलब आप कह सका कि जब भी आप रक्तदान कर रहा हो भी समय आपने जूस पानी कुछ भी पीनो है, इसके साथ ही रक्तदान कर रहा हूँ, कोई भी नुकसान को नहीं हुआ, बल्कि आप शारीरिक रूप में और ज़्यादा स्वस्थ हो, और आपके साथ में जो लोग भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जूझ रहे हैं, बस सभी ने लाभ मिला है और वे सभी को सभी स्वस्थ रहे हुए हैं। जी अलकेश जी, में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ ब्लड ग्रुप ऐसा हो जो रेयर होबो करा है, जहाँ ओ नेगेटिव हुआ, नेगेटिव श्रेणी का जितना भी ब्लड ग्रुप है तो ये बहुत रेयर होबो करा है, लोगों में बहुत कम मिलबो करा है, तो बी की पूर्ति भी रक्तदान से हो सके, क्योंकि कोई व्यक्ति ने ढूंढबो बड़ो मुश्किल है। तो आपा जो स्पेशली जो लोग छे जहाँ रेयर ब्लड ग्रुप छे, वे तो लगातार जो समय समय पे रक्तदान करता रहे, ताकि इनकी पूरी कमी जो है कि पूरी की जा सके। बिल्कुल। अब सिंघवी साहब, सवाल एक यो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में सांख्यिकी विभाग को काई तरीका से सामंजस्य बिठाया जाए? देखो, अभी 60-65 के आसपास डिपार्टमेंट हैं, और लगभग जो सांख्यिकी विभाग का जो स्टाफ है जो हम सेलेक्ट करते हैं नीचे से, जो सबऑर्डिनेट सर्विस से लेके सांख्यिकी अधिकारी और ऑफिसर्स तक जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, उसके बाद हमारे जो व्यक्ति हैं, हमारे विभाग के जो व्यक्ति हैं, लगभग 100 विभाग, बोर्ड, कारपोरेशन इनमें काम करते हैं। तो वो जो सांख्यिकी विभाग का व्यक्ति होता है, वहाँ जो डेटा कलेक्शन वो विभाग करता है, उसमें मदद करता है, उसको साइंटिफिक वे में कैसे सिस्टमेटिक वे में डेटा कलेक्शन हो सके, और डेटा कलेक्शन के साथ साथ उसका उपयोग कैसे किया जा सके निर्णय लेने में, और कैसे उसको विजुअलाइज किया जा सके, क्योंकि अब विश्लेषण करना, डेटा कलेक्ट होना, डेटा कई माध्यमों से कलेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारा डेटा अपने आप ऑटोमेटिक स्कीम के MIS से या पोर्टल से जनरेट हो रहा है, पर उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसका एनालिसिस किस तरह से किया जाए, तो जो हमारे विभाग के लोग जो विभिन्न विभागों में पदस्थापित हैं, एक तरह से हमारे एम्बेसडर हैं वो, तो उनसे जो डेटा कलेक्ट करना, और किसी किसी विभाग में उनके भी एक्सपर्टीज होती है, IT की जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन माध्यमों से डेटा कलेक्ट करना और आना, जो वही लोग जो हैं वो डेटा हमें अपने आप देते हैं जी। और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, रिपोर्ट राइटिंग में कैसे उपयोग करना है, वो भी उस तरह से जो एक्सपर्टीज काम में लेते हैं। जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज से दिया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँ अपना दोनों मेहमानों को। अलकेश, देखो अब समय सीमित है, आप इससे ज़्यादा आगे बढ़ कौन सका, तो आपने साथ स्टूडियो में पधारा श्री विनेश सिंघवी जी, आप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, आपको बहुत बहुत आभार। साथ ही श्री दिनेश कुमार वर्मा, आप सम्मानित रक्तदाता, इस तरह से आप लोगों ने प्रेरणा देता रहो कि रक्तदान करता रहे और लोगों की जीवन बचाव में मदद करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कार्यक्रम में पधारवा के लिए। अब कार्यक्रम में आप चाला विशु पहले पल्लो लटके एक लोग बिल्कुल। मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके, अरे पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे थारो पल्लो लटके, जरा सो
चिनी सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो। चोजी हरी रंगाई को, लाल रंगायो फोम चोजी हरी रंगाई को, अंगिया रेशम बाट के जी पर दादर बोर जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके। घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी धारियां, घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी धारियां, अर मत चौपड़ में आंधी होरी थी जाने तो जाग जरा सो, चिनी सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो। और लहंगो गोर घुमेर मारी चुंदड़ गोटेदा, लहंगो घेर घुमेर मारी चुंदड़ गोटेदा, छम छम करती लारे चाले पल्ले ने फटकार, अरे छम छम करती लारे चाले पल्ले ने फटकार, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके। हवा मैल जंतर मंतर आमेर देख बचाला, हवा मैल जंतर मंतर आमेर देख बचाला, नया साल की खुशी में आपा मिलकर मौज मनावा, अरे नया साल की खुशी में आपा मिलकर मौज मनावा, जरा सो चिनी सो जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो। पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, जरा सो चिनी सो जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, बाल मामर पल्लो लटकर। पल्लो लटकर थारो पल्लो लटकर, ओ पल्लो लटकर थारो पल्लो लटकर, जरा सो चिनी सो जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटकर, जरा सो ऊंचो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल मामर पल्लो लटके, जरा सो ले गोरी पल्लो भीग जावेलो।